18 अगस्त 1945, ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। दोपहर का वक्त एक जापानी सैन्य विमान रनवे से उड़ान भरता है। कुछ ही सेकंड बाद अचानक तेज धमाका, इंजन में विस्फोट, विमान हवा में डगमगाता है और जमीन पर गिरकर आग का गोला बन जाता है। कुछ घंटे बाद एक खबर एशिया में फैलती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? यही वो पल है जहां से शुरू होती है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमय कहानी। एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों तक देश की राजनीति, खुफिया एजेंसियों और लाखों भारतीयों के मन में सवालों का तूफान खड़ा किया। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, सिर्फ तथ्यों के आधार पर, बिना किसी सनसनी के। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और उन रहस्यमयी फाइलों की जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। 23 जनवरी 1897, कटक, उड़ीसा। एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। वो मेधावी थे, अनुशासित थे और बेहद देशभक्त। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो उस समय भारतीयों के लिए लगभग असंभव मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने नौकरी ठुकरा दी। कारण साफ था, वे अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहते थे। ये वही मोड़ था जहां से उनकी यात्रा बाकी नेताओं से अलग हो गई। वे कांग्रेस में शामिल हुए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ काम किया। लेकिन जल्द ही उनके विचारों में मतभेद उभरने लगे। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे। सुभाष बोस मानते थे कि स्वतंत्रता सिर्फ मांगने से नहीं, बल्कि छीनने से मिलेगी। 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में फिर से चुने गए, लेकिन मतभेद इतने बढ़े कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे साहसी अध्याय। ब्रिटिश नजरबंदी से महान पलायन। जनवरी 1941, कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष बोस को नजरबंद कर रखा था। घर के बाहर पुलिस तैनात थी। लेकिन 16 जनवरी की रात एक चमत्कार हुआ। वे अपने घर से चुपचाप निकल गए, एक पठान के भेष में। नाम रखा गया जियाउद्दीन। वे कलकत्ता से गोमो, फिर पेशावर और वहां से अफगानिस्तान पहुंचे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये पूरी तरह दस्तावेजों में दर्ज ऐतिहासिक घटना है। इसके बाद वे सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने नाजी जर्मनी से समर्थन मांगा, क्योंकि उनका उद्देश्य था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। 1943 में वे जापान पहुंचे। वहां उन्होंने रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। उन्होंने एक नई सरकार बनाई, आज़ाद हिंद सरकार। नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1944 में उनकी सेना ने इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जापान की हार और संसाधनों की कमी के कारण अभियान सफल नहीं हो सका। फिर आया 1945। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जापान हार रहा था और नेताजी के सामने सवाल था, अब क्या? जापानी दस्तावेजों के अनुसार नेताजी ताइहोकू से मंचूरिया जा रहे थे। विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी डॉक्टरों ने कहा वे गंभीर रूप से चल गए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और अस्थियां टोक्यो की रेंकोजी मंदिर में रखी गईं। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं सवाल। कोई स्वतंत्र मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, कोई स्पष्ट फोटो प्रमाण उपलब्ध नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइलों में भी संदेह दर्ज था। जापानी दस्तावेजों के अनुसार नेताजी ताइहोकू से मंचूरिया जा रहे थे। विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी डॉक्टरों ने कहा वे गंभीर रूप से जल गए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया और अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं सवाल। कोई स्वतंत्र मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, कोई स्पष्ट फोटो प्रमाण उपलब्ध नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइलों में भी संदेह दर्ज था। 1956 में शाहनवाज कमेटी बनी। उसने कहा दुर्घटना हुई और नेताजी की मृत्यु हो गई। 1970 में खोसला आयोग ने भी इसी निष्कर्ष का समर्थन किया। लेकिन 1999 में बनी मुखर्जी आयोग ने 2005 में रिपोर्ट दी
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, यानी 3 जांचें, 2 ने कहा मृत्यु हुई, 1 ने कहा प्रमाण अपर्याप्त हैं। 2015 और 2016 में पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार ने कई फाइलें सार्वजनिक की। इन दस्तावेजों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी नेताजी के परिवार की वर्षों तक निगरानी की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके घर आने जाने वालों पर नजर रखता था, पत्र खोले जाते थे, गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता था। सवाल उठता है, अगर सरकार को विश्वास था कि नेताजी 1945 में शहीद हो गए, तो फिर परिवार की निगरानी क्यों? इन फाइलों में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि वे जीवित थे, लेकिन संदेह जरूर दर्ज था। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध के बाद अफवाह थी कि नेताजी सोवियत संघ पहुंच गए थे, लेकिन अब तक रूस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मुखर्जी आयोग ने रूस से जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्णायक सबूत नहीं मिला। ये सिद्ध नहीं हुआ कि वे वहां थे, लेकिन ये भी सिद्ध नहीं हुआ कि वे नहीं थे। टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियों को जापानी सरकार नेताजी की मानती है। भारत सरकार ने कई बार उन्हें वापस लाने पर विचार किया, लेकिन डीएनए परीक्षण का प्रश्न जटिल है, क्योंकि निकट संबंधियों के डीएनए नमूने और अस्थियों की स्थिति तकनीकी चुनौती पैदा करती है। अब तक कोई अंतिम वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है जिसने इस रहस्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया हो। नेताजी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब भारत आज़ादी के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहा था। उनकी रणनीति अलग थी, लेकिन उद्देश्य वही, स्वतंत्र भारत। विमान दुर्घटना सिद्धांत के समर्थन में गवाह हैं, दस्तावेज हैं, लेकिन संदेह भी इतिहास का हिस्सा बन चुका है। और शायद यही कारण है कि यह रहस्य आज भी जिंदा है। क्या 18 अगस्त 1945 को सचमुच एक अध्याय समाप्त हुआ, या उस दिन से एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जो कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया? इतिहास कभी कभी पूर्ण उत्तर नहीं देता। वो हमें दस्तावेज देता है, बयान देता है, और कई बार सवाल छोड़ देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी फाइलें हमें यही सिखाती हैं कि सच्चाई खोजने की प्रक्रिया भी इतिहास का हिस्सा होती है, और शायद यही उनकी विरासत भी है।